हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जो है आप लोगों के 8 से लेके और आज 10 जो है जून तक का पेपर समाप्त हो चुका है। और जिस तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए ही क्लास है कि जिस तरीके से प्रश्न आपके 8, 9, 10 जून को प्रश्न पूछा गया, उसी के आधार पे मैंने जो है अगले जो शिफ्ट में जिनका भी पेपर होने वाला है, वो 11 का हो या 12 का हो या 13 या किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम बिहार डीएलएड का होने जा रहा है, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। क्योंकि इस बार डीएलएड में अगर एक सीट आपको पक्का करना है, तो मुझे लगता है इस क्लास को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बिहार डीएलएड में किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और आपके जो सिलेबस है, मैंने हर एक सिलेबस के प्रश्न को रखा हुआ है जिस तरीके से पूछा गया हो। आपका रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, मैथ हो, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसी क्लास में आइडिया लग जाएगा और आप 100% है कि अगर पूरा का पूरा क्लास देख लेते हो, तो यहाँ से प्रश्न आना तय है, ठीक है? तो चलिएगा हम लोग फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय हम लोग के पास है नहीं, तो कम समय में ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो कहीं ना कहीं क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका भी एग्ज़ाम किसी भी दिन जो है होने जा रहा है, तो बिल्कुल आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं ना कहीं एक सीट पक्का दिलाने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि किसी साधारण लोकल लोलक की लंबाई 44 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो उसके आवर्तकाल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, बताइएगा। कह रहा है कि यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई 44% बढ़ा दी जाए, तो उसके आवर्तकाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 20%, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जो उन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या पर विद्युत ऋणात्मक पर क्रमशः क्या जो है प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसके संदर्भ में जब हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या और विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऑप्शन आप देख सकते हो, बताने की कोशिश करोगे कि दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर आना चाहिए कि परमाणु त्रिज्या घटती है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरे के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एप्रिन का रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार की दवा के लिए किस प्रकार की दवा के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं, और जो भी आपको लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर, जो भी आपको लगता है वो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आनुवांशिकी के अंतर्गत अपूर्ण प्रभाविता का नियम मेंडल के किस नियम का अपवाद है और स्नैपड्रैगन के लाल और सफेद फूलों के क्रॉस से F2 पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात क्या है। क्वेश्चन आपके सामने चौथे चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको यहाँ पे ध्यान देना है। प्रभाविता का नियम 1:2:1। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कर आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि जो है फ्रांस की क्रांति के दौरान दांडी मार्च की तरह ही जैकोबिन क्लब के किस क्रूर नेता के काल को आतंक का जो है राज्य कहा जाता है, जिसके आ, गिलोटिन का जो है अत्यधिक प्रयोग किया गया। बताइएगा, जिसके गिलोटिन का अत्यधिक प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। रूसी क्रांति जो कि 1917 के समय बोल्शेविक दल का जो है मुख्य नारा क्या था और इसके सर्वप्रथम जो है नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 6। 6ठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। और एक बात आपको बता दूं कि जिनका भी पेपर कल है उनके लिए स्पेशल क्लास सुबह में 5 AM पे आने वाला है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त कल एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं उनके लिए वो बिल्कुल सटीक और सही और पेपर के साथ हम सुबह के 5 AM पे हाजिर होंगे, तो उस क्लास को जरूर देखकर ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो जिन्होंने बताया है 6वें के प्रश्न राइट उत्तर भूमि, शांति और रोटी, वाली वालिदिमिर लेनिन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के तरह पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषम सौंपे गए और इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग, क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 29 विषय और 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके का गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के इतिहास में तिनकटिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे किस कट्ठे के पैमाने पर जो है मापा जाता था? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। 8वां नंबर प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 3/20 भाग प्रति 1 बीघा अर्थात 20 कट्ठा पे तीन कठिया प्रणाली, अर्थात अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा आपको जो है नील की खेती करना पड़ेगा। अर्थात अगर 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अलंकार सिद्धांत के अनुसार जहाँ शब्द की जो है आवृत्ति बार बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक होता है, लेकिन जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक जो है अर्थ चिपके हो वहाँ कौन सा जो है अलंकार होगा और उसका जो है सही उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे शैलेश रहीमन, पानी रखिए बिन पानी सब सुन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। वाक्य में जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता पर कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर हमेशा पुल्लिंग एकवचन और अन्य पुरुष में रहता है तो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं और 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जिन्होंने बताया है भावाच्य, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भावाच्य। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी और संधि के नियमों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प पूरी तरह शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं हम लोग
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। शुद्ध वर्तनी की और शुद्ध संधि के नियमों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प पूरी तरीके से शुद्ध है, शुद्ध हमें बताना है। तो देखिए जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, उज्जवल, उद्दीगन, आशीर्वाद, ये बिल्कुल राइट उत्तर लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कह रहा आपका अगला प्रश्न कि यथाशक्ति और पंचामृत, पंचामृत शब्द के शब्द में क्रमशः कौन से जो है समास प्रयुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अव्ययी भाव समास और द्विगु समास बिल्कुल राइट उत्तर है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास और पंचा अमृत में जो है आपका द्विगु समास, क्योंकि पंचा मतलब 5 होता है तो संख्या वाला द्विगु समास को ही दर्शाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए, इस नए शंकु का आयतन मूल शंकु के आयतन का कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं, बताइएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13वें के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, गणित का प्रश्न है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए। मतलब अगर हमारे पास त्रिज्या 100 है, ऊंचाई 100 है, तो ये बढ़ जाएगा 100%, अर्थात ये हो जाएगा 200%। 100% बढ़ने का मतलब क्या है, 100 का 100% निकालोगे 100 ही होगा, तो 100 से बढ़ के 200 हो गया। कह रहा है इस नए शंकु का आयतन कितना गुना होगा, तो इसका शंकु का आयतन के फॉर्मूले क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इधर भी सेम टू सेम कंडीशन हो गया, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई, क्योंकि दोनों तरफ हो जाएगा। इसमें आर स्क्वायर तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर अगुणे एच का वैल्यू फिर भी 100 है, और यहाँ पे 200 का स्क्वायर अगुणे 200 लिखना पड़ेगा हमें। तो जो ओवरऑल आप देखोगे, तो ओवरऑल आप देखो ये कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे तो एक पे कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, और इधर 2 का गुणा करोगे 2 बार तो 2 दूना का 4, 4 में फिर 2 से गुणा करोगे तो 8 लाख हो जाएगा। यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 1 से 8 गुना, 1 से 8 हो रहा है अर्थात 8 गुना। आपको सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है और मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, द्विघात समीकरण से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो के का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग, बताएंगे सभी लोग। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 3x² माइनस 10x प्लस के बराबर लिखा है 0। कह रहा है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मूल क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर मूल क्या है, मान लो अल्फा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, व्युत्क्रम का गुणनफल, गुणनफल व्युत्क्रम का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर क्या होता है, मूल द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल क्या होता है, C/A। तो C/A का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से C का वैल्यू के, A का वैल्यू कितना है 3। तो अब जो है आप यहाँ पे गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा। तो के का वैल्यू ही हमें निकालना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ए जो है हमारा बिल्कुल, बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। 3, 3 में 3 जो है आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा 15 नंबर प्रश्न, यदि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5 और C/D बराबर इतना, तो A/D का वैल्यू क्या होने वाला। देखिएगा थोड़ा सा ये प्रश्न अल्टर है पर आप कर सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त इस बार
डीएलएड के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार डीएलएड, किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम है तो देखिए आपको सुबह, शाम और दोपहर स्पेशल क्लास में इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका एक सीट कहीं पर भी जाने वाला नहीं है, और जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और बिल्कुल फ्री क्लासेज है। तो आप हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इनके जो है फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। इसमें लिखा है ए अनुपात बी, 2:3, फिर बी अनुपात सी लिखा है कितना, 4:5, फिर उसके आगे लिखा है सी अनुपात डी, कितना, 6:7। आप इधर बढ़ाओगे 3, इधर बढ़ाओगे 3, इधर बढ़ेगा 4 और इधर बढ़ेगा 5, इधर बढ़ेगा आपका 6, इधर बढ़ेगा 6। आपसे किसका अनुपात पूछा गया है तो देख लो यहाँ पे ए और डी। तो ए का 4 दूना 8, 8 छक्के 48, इधर आएगा, इधर गुणा कर लो, 3 5 15, 15 सत्ते 105, यही तो हो रहा है ना, 15 सत्ते 105 कट जाएगा। किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 16 3 48, 3 के पहाड़े में 3 3 9, 3 5 15, कितना आ रहा है आपका, 16:35। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। हमसे ए और डी का पूछा गया था तो हमने बी और सी का यूज नहीं किया, ठीक है। ध्यान में यही देना है, जिसका पूछा गया है उसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से यह दृश्य रूप से 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं, दोनों पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पत्तों में इक्का आए, इसकी प्रायिकता क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक इक्का निकालते हैं तो उसका प्रायिकता क्या है। तो इक्का कितना होता है टोटल ताश में, 4। टोटल ताश कितना होता है, 52, अर्थात काटोगे तो इक्का आने की प्रायिकता 1/13 होता है, क्योंकि ताश के पत्ते होते हैं 52 और 52 में से 4 होते हैं इक्का, तो 4/52 हो जाएगा। पर इसने कहा है कि हम 2 पत्ते निकालते हैं। अगर 2 पत्ते निकालेंगे तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि टोटल जो बचे हुए पत्ते कितने होंगे, 17 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/17। तो अब जो है आप गुणा कर लेना है। हमने सबसे पहले निकाल दिया कि नहीं आने वाले इक्के की प्रायिकता, तो आप क्या करोगे, 1/17 ही होगा, तो ऊपर का गुणा 1 और नीचे 13 में 17 से कितना हो जाएगा, 221। बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न, दोपहर 2:20 पर घड़ी और घंटे की सुई, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण जो है कितना डिग्री का होगा, ये हम लोगों को पूछा गया है। अब बताइएगा यहाँ पे सबसे पहले डिग्री निकालने का एक फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना होगा। क्या होता है आप याद कर लो, 30h माइनस 11/2m, m मतलब मिनट, h मतलब घंटा, तो 30 गुणे h का मतलब 2 माइनस 11/2 गुणे m का वैल्यू कितना है, 20। यहाँ से काट लो कितना हो जाएगा, 10, ये गुणा कर लो 60 माइनस ये कितना हो जाएगा, 11 धाका 110, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 50। 50 डिग्री जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है, ठीक है। गलती नहीं करोगे आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों में, केवल आपको यही याद रखना है, किसी भी डिग्री का अगर किसी भी घड़ी का सुई अगर के बीच का कोण निकालना है तो कोण का सूत्र होता है 30h माइनस 11/2m। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है श्रृंखला नीचे दी गई संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। ये भी प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कहूंगा कि आप समझिएगा आप लोग यहाँ पे बेहतर तरीके से। प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हमें दिया क्या गया है
कि जो है 2 का लिख रहा है 3, 3 के बाद 10, 10 के बाद यहाँ पे लिख रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो हुआ क्या है, यहाँ पे तो +1 किया गया है 2 से 3 होने में, 3 से 10 होने में 7 प्लस किया है, और 10 से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 39 लिखा है। मतलब यहाँ तो बिल्कुल 29 लिखा हुआ है, तो लॉजिक तो नहीं लगा। फिर हम दूसरे लॉजिक पे चलेंगे, 2 से 3 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से हमें 3 लाना है। क्या करेंगे हम, तो 2 में 1 से गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, तो 2 1 में 2 1 3 हो जाएगा। फिर 3 से हमें 10 पे जाना है, तो 2 के बाद हमने क्या किया, 3 में 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 3 तरीके 9 1 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, गुणा किससे किया है, पहले 1 फिर 3, फिर 3 के बाद से अगर हम करते हैं किससे, 4 से, प्लस का 1 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, और 1 घटा के लिखा है माइनस का 39 हो रहा है। भाई साहब ये भी लॉजिक नहीं है। अब देखो भाई साहब दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, हम कर सकते हैं 2 का गुणा 1 में और प्लस का 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 में 2 1 3। उसी प्रकार आगे करेंगे, 3 लिखा है, 3 में 2 से गुणा कर दो और 2 का वर्ग कर दो, 3 दूना का 6, 6 और 2 का वर्ग 4, 10 हो जाएगा बिल्कुल। फिर 10 में हम 3 से गुणा करेंगे और प्लस में 3 का वर्ग करेंगे, तो 10 3 30, 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 39। लॉजिक पता चल गया। इसमें करना होगा तो आपको 39 में 4 से गुणा करोगे और आपके कितने, 4 का वर्ग जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसमें 5 से गुणा करोगे और 5 का वर्ग इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एक में 5 3 8, और इसमें 25 जोड़ दो आप, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कितना, 885, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, सभी शिक्षक बुद्धिमान हैं। बताइएगा, ये जो है न्याय वाक्य से रिलेटेड प्रश्न है। कथन निष्कर्ष, इसने कहा है कि कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, सभी शिक्षक बुद्धिमान हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि जो है कुछ कुछ जो है यहाँ पे बुद्धिमान डॉक्टर हैं, तो इसको वेन डायग्राम से बना लो ताकि आसान लगे। कुछ डॉक्टर, ये डॉक्टर हो गया, इसका कुछ हिस्सा कौन है, तो टीचर है। ठीक है, डॉक्टर का कुछ हिस्सा टीचर में है। कह रहा है सभी टीचर बुद्धिमान है, जितने भी टीचर हैं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, वाइज है। अब यहाँ पे हम लोगों से कह रहा है कि अब निष्कर्ष बताओ कौन कौन सही है। कह रहा है कुछ बुद्धिमान डॉक्टर है, बुद्धिमान का कुछ हिस्सा, बुद्धिमान का कुछ हिस्सा डॉक्टर है, देखिए बिल्कुल है, डॉक्टर वाला कुछ हिस्सा बुद्धिमान में है, बिल्कुल सही है। कह रहा है सभी बुद्धिमान शिक्षक हैं, बुद्धिमान का जितना भी हिस्सा है, बुद्धिमान के जितने भी हिस्सा हैं, क्या वो सभी के सभी टीचर हैं, बिल्कुल नहीं है। इसने कहा है सभी शिक्षक बुद्धिमान है, सभी बुद्धिमान शिक्षक नहीं है, बिल्कुल ये गलत कह रहा है, सभी बुद्धिमान शिक्षक हैं, ये बात गलत है। तो हम जाएंगे केवल निष्कर्ष एक के साथ, एक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है कोडिंग, यदि किसी विशिष्ट तर्क के आधार पर ब्लड को ये लिखा जाता है, ब्रिक को ये लिखा जाता है, तो उसी कुड भाषा में कोर्डियल के अक्षरों को सीट करते हुए ब्रीडर को जो है क्या लिखा जाएगा। अब बताइएगा इस प्रश्न के राइट उत्तर। सबसे पहले हमको पता है यहाँ पे कि बी का कोड होता है 2, लिखा है 2, एल का कोड होता है 13 पर लिखा है 4, ओ का कोड होता है 1 1 लिखा है भाई साहब, डी का कोड 4 होता है लिखा है 3। मतलब हमें यहाँ पे ये ध्यान में आ गया, जब हमने देखा तो यहाँ पे अक्षरों की संख्या 5, यहाँ पे भी 5 है। मतलब इसने खुद बताया कि बी का कोड 2 है, एल का कोड 4 है, ओ का कोड 1 1 है, डी का कोड 3 है। उसी प्रकार यहाँ से इसका कोड लिखा गया है। और तो हम लोगों को बताना है किसका, कोडियल के अक्षरों को सीट करते हुए इसको जो है इसका कोड बताना है। तो आर का कोड निकाल लो, कितना है, आर यहाँ से निकालोगे 5 है। ठीक है, फिर आई, आई का कोड कहाँ से निकालोगे, यहीं पे है, यहाँ पे 7। उसके आगे देखो क्या लिखा है, डी, डी का कोड यहाँ से मिल जाएगा आपका 3। और उसके बाद से ई लिखा है, ई का कोड कहीं पे है, ई का कोड, ई का कोड आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, ई का तो कोड नहीं दिया है भाई साहब। और आर का कोड कितना है, आर का कोड आप देख लो कितना है,
आर का कोड आपका 5 है, अंत में 5 होना चाहिए, अर्थात ये गलत और ये तो सभी में है और ये गलत 71 लिखा है। तो अब इसमें देख लो, इसमें तो 53 लिख दिया, बिल्कुल गलत, हमें 57 वाला चाहिए, अर्थात ई का कोड 1 है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक विथ द जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द नॉन अफिनिटिव वर्ब। आपको बताना है नॉन अफिनिटिव वर्ब। कह रहा है कि द प्रिंसिपल मोड द स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड के स्थान पे भरना है द इंटायर क्लासरूम एज अ पनिशमेंट। बताइएगा स्टूडेंट्स के बाद क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्लीन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है क्लीन, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है नॉन सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम व्हेन द स्टूडेंट्स मूड अप। इसमें पूछा गया है कि कहाँ पे जो है सेंटेंस में एरर है, ठीक है, गलती। ये जो सेंटेंस है इसमें किस में गलती है यही हमें बताना है। तो गलती कहाँ पे है, आप कहोगे व्हेन द स्टूडेंट्स स्मूड अप, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या दिया है, शूट द फ्रंट डोर, शूट द फ्रंट डोर का जो है हमें पैसिव बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव, तो आप कहोगे लेट द फ्रंट डोर बी शूट, लेट द फ्रंट डोर बी शूट। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है फाइंड द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइंड स्क्यूज। बताइएगा द गर्ल यू हु ऑन द गोल्ड मेडल, उसके बाद से लिखा है यू इज माई कॉजिन कॉजिन। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाए एडजेक्टिव क्लाउज। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है टू बर्न द मिडनाइट, इसके बाद लिखा है वाट, खाली जगह इसमें भरना है हमें, मीन्स टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। तो मीन्स टू के पहले क्या भरा जाएगा, तो आपको भरना पड़ेगा ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वर्क फॉर स्टडी लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 10 भुजाएं हैं, प्रत्येक के बीच का कोण जो है 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या होने वाला है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है 1/2 आधार गुणे होता है ऊंचाई, अर्थात ए गुणे बी, पहला भुजा गुणे दूसरा भुजा, और गुणे होता है साइन थीटा जब कोण निकालना होता है। तो ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देख लो 1/2 आधार ए का वैल्यू, प्रत्येक भुजा जब 10 है तो यहाँ पे 10 गुणे 10 हो जाएगा, और गुणे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया है इसमें 30 डिग्री, तो 30 रख लो, ये 2 से कट जाएगा 5, तो 5 दहा 50 हो जाएगा, गुणे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े में 25 मर्द में। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक वृत्त की त्रिज्या खंड का जो है केंद्रक कोण 60 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होगी, इस त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हमें बताना है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360, आपको याद होगा, गुणे 2πr। आप रख लो, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री बटा 360 गुणे 2π का वैल्यू रख लो 22/7 गुणे आर का वैल्यू त्रिज्या 21। अब यहाँ से काट लो, आपके राइट उत्तर मिल जाएगा 7 3 21,
ये छचा का 36, 3 के पहाड़े में 2 मर्द में 2 से 2 कट जाएगा। 22 सेमी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे सुबह वाली क्लास में। बिल्कुल आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।